दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं देश के पहले गवर्नमेंट स्किन बैंक के बारे में। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो जाता है, स्किन बैंक यहाँ पर दान किए गए स्किन को स्टोर करके रखा जाएगा। यहाँ पर लोग अपनी स्किन को दान कर सकते हैं आफ्टर डेथ। इसके बाद जहाँ कहीं भी घाव हो रहा है, इंजरी हो रही है, वहाँ पर स्किन को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक अनोखी पहल है और ये केरला का पहला स्किन बैंक होने वाला है, जो कि कहाँ पर ओपन किया जाएगा, गवर्नमेंट अस्पताल, गवर्नमेंट मेडिकल में तिरुअनंतपुरम में इसको खोला जाएगा। तो ये न केवल केरल का पहला है बल्कि ये देश का भी पहला सरकारी स्किन बैंक है। तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में 15 जुलाई को स्किन बैंक का उद्घाटन होगा। इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे को, जिसकी लागत बताई जा रही है 6.75 करोड़ रुपए। यहाँ आप ये देखेंगे कि केरल स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन से इसकी अनुमति मिल चुकी है। बात करते हैं ये जो स्किन बैंक होते हैं ये आखिर काम कैसे करके करते हैं। तो जैसे कि ये जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पर व्यक्ति, पहली पिक्चर में व्यक्ति की स्किन को एक खास टूल की सहायता से निकाला जा रहा है या फिर छीला जा रहा है, आप बोल सकते हैं। बोला जाता है कि सबसे पहले डोनेटेड स्किन को यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा, फिर इसको बर्न विक्टिम्स को इस त्वचा को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। वहीं लाभ की बात करें तो दर्द और संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। साथ ही साथ त्वचा को विशेष तापमान पर, स्किन को स्पेशल टेम्परेचर पर हम सेव करके रखेंगे। साथ ही साथ केरल में अन्य सुविधाएं भी हमको देखने को मिलने वाली हैं, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कोट्टायम मेडिकल कॉलेज में भी एक और स्किन बैंक बनाने की योजना है। बर्न सेंटर अलपुझा, कोल्लम और कन्नूर मेडिकल कॉलेजों में खोले गए हैं ऑलरेडी से। साथ ही साथ प्लास्टिक सर्जरी यूनिट्स एंड बर्न आईसीयू भी चालू किए गए हैं। बात करते हैं वाई स्किन बैंक्स मैटर, क्या है आखिर इसका महत्व। स्किन डोनेशन जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। इससे लाइफ सेविंग होती है, खास करके 70% से अधिक जलने के मामले में वहाँ पर स्किन की ज़रूरत पड़ जाती है। साथ ही साथ घाव भरना है, इसमें भी स्किन डोनेशन मदद कर सकता है। साथ ही साथ जो मॉर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाती है। दान की प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं तो मृतक व्यक्ति की त्वचा 6 से 8 घंटे के अंदर निकाली जा सकती है और इसके बाद फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। कुल मिलाकर के कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि ये सुविधा केरल के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा कदम है, जो कि जलने से, बर्निंग से पीड़ित मरीजों को बेहतर इलाज प्रोवाइड करेगी। स्किन डोनेशन को बढ़ावा देकर के सामाजिक जागरूकता, ठीक है, सोशल समाज में जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ दोस्तों और देख लेते हैं इस पहले एडिटोरियल को, जो कि भारत की फॉरेन पॉलिसी की चर्चा करता है। भारत के ऊपर अक्सर ये आरोप लगते रहता है कि जब कभी भी यूनाइटेड नेशंस में कोई रेजोल्यूशन पारित किया जाता है तो भारत वहाँ से अपनी छुट्टी मार देता है, अपसेंट मार देता है। जब सीज फायर के लिए कोई रेजोल्यूशन लाया जा रहा है या फिर इजराइल की आलोचना के ऊपर कोई रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, तो ऐसे समय में यदि भारत वहाँ से अपसेंट हो जाता है तो ये बताता है कि भारत शायद इजराइल से डरता है। लेकिन राइटर का कहना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत जहां ज़रूरत हो वहीं पर बोलता है, नहीं तो चुपचाप रहता है, और जहां पर एक्शन लेना चाहिए वहीं पर एक्शन लेता है, और जहां पर जिम्मेदारी की बात आती है तो वहीं पर अपनी लीडरशिप प्रोवाइड करता है, ऐसा राइटर का कहना है। शुरुआत होती है 13 जून को इजराइल के द्वारा बहुत सारे प्रांतों में ईरानियन ठिकानों पर हमला किया जाता है, जबकि ऑलरेडी से हमास के खिलाफ दूसरी तरफ से उसका युद्ध चल रहा है गाजा में। पहले ही जो वेस्ट एशिया है यहाँ पर संघर्ष जारी है। ईरान के साथ में युद्ध चला था 12 दिन तक। अब
भारत अपने आप को बड़े सावधानी से यहाँ पर पोजीशन में रखा था। भारत ने बोला कि एरिया में पीस स्थापित होनी चाहिए, दोनों को संयम से काम लेना है एंड तनाव कम करने की कोशिश करना चाहिए। पीस, रिस्ट्रेंट, डी एस्केलेशन, शांति, संयम और तनाव कम करना। रेस्ट्रेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार ह्यूमैनिटेरियन लॉसेस पर चिंता व्यक्त करी है और बोला है कि ये वार का एज नहीं है, एरा ऑफ वार नहीं है, वो सब खत्म हो गया है। इसके साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड किया है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में गाजा में परमानेंट सीज फायर के पक्ष में भी हमने वोट दिए थे। सीज फायर के लिए वोट दिया था, लेकिन क्रिटिसिज्म के लिए या फिर जिम्मेदारी की जब बात आती है तो उसमें भारत ने वोटिंग नहीं दिया था। साथ ही साथ ये जो क्राइसिस वाला एरिया है, यहाँ से इंडिया ने अपने नागरिकों को तुरंत निकाला है। हाल फिलहाल में हमने ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत बहुत सारे जो बच्चे फंसे हुए थे इजराइल और ईरान में, उनको बाहर निकाला है। जो मेडिकल स्टूडेंट थे उनको हम अपने देश वापस लाए हैं। बात करते हैं दुनिया भारत की बढ़ती हुई क्रेडिबिलिटी और डिप्लोमेटिक वेट को पहचानने की कोशिश कर रही है। भारत कभी कभी चुपचाप रहता है, स्ट्रेटेजिक तौर पर साइलेंस रहता है, लेकिन ये चीज़ बताता है कि भारत अब ऊपर उठ रहा है। वो तभी बोलेगा जब ज़रूरत है, तभी काम करेगा जब सबसे ज़्यादा मायने रखता हो, और लीडरशिप तभी करेगा जब जिम्मेदारी की डिमांड हो। इस प्रकार से देखा जाए, जब हम वेस्ट एशिया की बात करते हैं तो भारत में सब देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे रहे, किसी के भी साथ में हमने बिगाड़ के नहीं रखा। इसलिए किसी की भी आलोचना करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे कि इजराइल के साथ हम हथियार खरीदते हैं, ईरान के साथ में हम तेल खरीदते हैं, ट्रेड करते हैं। साथ ही साथ खाड़ी जो देश हैं, यहाँ पर बहुत सारे मजदूर लोग कमाई करने के लिए जाते हैं। इसलिए कोई भी कदम उठाना भारत के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस रही है, वो है अरब देशों के साथ रिश्तों का पूरी तरह से कायाकल्प करना। मतलब अरब कंट्रीज के साथ में हमने हमारे रिलेशन पूरी तरह से चेंज कर दिए। यहाँ तक कि कुछ देश भारत के सबसे बड़े फॉरेन इन्वेस्टर और ट्रेडिंग पार्टनर भी आज के टाइम में बन चुके हैं। भारत जो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसके लिए इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेटजिक डिसीजन में प्राथमिकता देनी होती है। ऐसे युद्ध में दखल देना जो हमारा नहीं है, ये भारत के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है और इररिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसलिए फ्री माइंड से काम करो। ये चीज़ भारत के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये भारत के को सभी पक्षों से बातचीत करने, साथ ही साथ अपना जो कहना चाहिए हित है उसको क्लियर करने की एक प्रकार से विंडो प्रोवाइड करता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं हाल फिलहाल में जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हमको देखने को मिल रही है। भारत जो अपनी कूटनीति यहाँ पर चला रहा है, इसका प्राथमिक उद्देश्य है अपने नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करना। हाल में पाकिस्तान लेड टेरर अटैक्स ने पहलगाम में हमला किया था, ठीक है। अभी आप हाल फिलहाल में देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से टेरर अटैक किया गया। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। अब दुनिया भर में अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आती है। वो हमारे टाइम की चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स को बताती है कि दुनिया किधर जा रही है, दुनिया का रुख किस तरफ है। पिछले कई साल में कई देश स्पेशली वेस्टर्न पावर्स और मल्टीलैटरल बॉडीज, ये लोग बोलते हैं कि आतंकवाद को ख़त्म करो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया है, फंड दे करके और भी ज़्यादा उसको साहसी बना दिया है। जबकि पाकिस्तान टेरर ग्रुप्स का एक प्रकार से सुरक्षित अड्डा माना जाता है, फिर भी ये जो इंस्टीट्यूशन है उसका सहायता करते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड
कि बहुत सारे कंट्रीज़ भारत के साथ जिनके अच्छे संबंध रहे हैं, अब फिर से भारत और पाकिस्तान को एक रीहाइफनेट स्थिति में लेकर के आ रहे हैं, मतलब भारत और पाकिस्तान को बराबर मान ले रहे हैं। जबकि भारत हमेशा से ये प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान को डीहाइफनेट करो, मतलब पाकिस्तान को अलग थलग कर दो। कई सारे देश ऑब्लिवियस बने हुए हैं, मतलब जानते हैं फिर भी अनजान बन रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार खुद आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रही है और इसमें ज़्यादातर गतिविधि भारत के खिलाफ हो रही हैं। ये देश पाकिस्तान में बंदरगाह बना रहे हैं, एयरबेस बना रहे हैं, साथ ही साथ ईरान और चीन के खिलाफ अपने संघर्षों में रणनीतिक लाभ चाहते हैं। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की लॉयल्टीज़ की। तो देखिए, पाकिस्तान की वफादारी की, जो कि अब हाईएस्ट बिडर को बेचने जैसे लगती है। उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लोन, मिलिट्री इक्विपमेंट एंड नेताओं के साथ में डिप्लोमेटिक लंच करने का मौका मिल जा रहा है। ऐसे करके कुल मिलाकर के पाकिस्तान को लुभा रहे हैं देश। दिक्कत ये है, वही देश जो ज़्यादातर डेमोक्रेसी पर भाषण देते रहते हैं, लेक्चर झाड़ते हैं, कहते हैं प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, अब पाकिस्तान की अनइलेक्टेड मिलिट्री रिजीम से सहयोग कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर मिलिट्री इनडायरेक्टली शासन कर रहा है, क्योंकि ये उनके स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को पूरा कर रहा है, इसलिए वो पाकिस्तान का साथ देने में लगी हुई हैं। वहीं भारत की जब हम फॉरेन पॉलिसी कैलकुलेशन की बात करते हैं तो इन सभी नुएंस को ध्यान में रखती, मतलब बारीकियों को ध्यान में रखती है। भारत की डिप्लोमेटिक पोजीशन अपने नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी एंड वैल्यू सिस्टम एंड ग्रोथ स्टोरी को प्राथमिकता देने का काम करती है। अब बात कर लेते हैं वेस्ट एशिया की। तो वेस्ट एशिया दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली अनस्टेबल रीजन में से एक है। यहाँ कई सारे ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं एंड नॉन स्टेट एक्टर, मतलब देश को जो चलाने वाले लोग हैं सरकार के अलावा, जैसे कहीं पर तालिबान का राज हो गया, कहीं पर मिलिट्री का शासन हो गया, तो वो होते हैं नॉन स्टेट एक्टर। इस प्रकार के रीजन में अगर किसी के पास में न्यूक्लियर वीपन्स आ जाए और धोखा से वो छोड़ दे वीपन न्यूक्लियर, तो स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। अगर वेस्ट एशिया में परमाणु हथियारों का प्रसार होने लगता है तो ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका जैसे अन्य एरिया को भी एग्रेसिव न्यूक्लियर वेपन्स एक्विजिशन के लिए प्रेरित करेगा। अफ्रीका वाले भी सोचेंगे नहीं मैं भी परमाणु हथियार बनाऊंगा, अमेरिका सोचेगा कि नहीं अभी मेरे पास 2 है, एक और बना लेता हूँ। इसलिए वेस्ट एशिया को स्टेबल करना ज़रूरी है। इसके लिए आर्म्स कंट्रोल, डी एस्केलेशन एंड रीजनल कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर इल इन्फॉर्म प्रीचिंग, मतलब गलत जानकारी जो कि राजनीतिक रूप से प्रेरित होती है, आज की बदलती ग्लोबल डायनामिक्स की लिमिटेड नॉलेज को बताता है। भारत ईरान की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, जिसने क्षेत्र को डिस्टेबलाइज किया है। भारतीय डिप्लोमेट्स 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए भयावह हमले एंड सिविलियन पैलेस्टाइनी इंफ्रास्ट्रक्चर के यूज़ को डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स में नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से भारत की जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है, हम शांति से काम करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ, कन्विक्शन के साथ एंड क्लैरिटी के साथ। मतलब कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन मतलब दृढ़ता, क्लैरिटी मतलब स्पष्टता को बताता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसी है। हम उस भारत में रह रहे हैं जो कि अपनी ग्रोथ स्टोरी पर पूरा भरोसा करता है। ये वही भारत है जो किसी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान किसी एक व्यक्ति का पक्ष नहीं लेता है, दोनों का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। इंडिया इस प्रकार से अपनी फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है।
इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले एडिटोरियल की तरफ, जो कि बात करता है आने वाले टाइम पीरियड में भारत की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसमें किस प्रकार के बदलाव देखे जाएंगे। क्योंकि सरकार की तरफ से न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 लाई जा रही है। यदि ये स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई जाती है तो फुटबॉल के सेक्टर में कौन कौन से चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, इसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। शुरुआत करी जाती है इंट्रोडक्शन के साथ में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप एंड विज़न के अंतर्गत स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी दी जा रही है। आने वाले 10 साल में हम ये सोच रहे हैं कि भारत इस विज़न के थ्रू स्पोर्ट्स के सेक्टर में ग्लोबल लेवल पर एक लीडर नेशन बन सकता है। भारत ने 2036 ओलंपिक्स की मेज़बानी में अपनी रुचि व्यक्त करी है और इस तैयारी के दौरान देश को बहुत सारे अन्य जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उनको भी भारत अपने देश में आयोजित करेगा। सरकार लेकर के आई है खेलो भारत नीति 2025, जिसको 1 जुलाई 2025 को यूनियन कैबिनेट ने पारित किया था। खेलों की भूमिका को एक विकसित भारत के साथ जोड़ने की कोशिश करती है। इस पॉलिसी के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी कहना चाहिए बातें हैं, सेक्टर हैं। स्पेशली फुटबॉल के एंगल से हम इसको सराह सकते हैं, ऐसा राइटर का कहना है। तो राइटर का कहना है कि नई जो खेलो भारत पॉलिसी 2025 आई है ये फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी। इसके लिए मैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया को धन्यवाद देता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ, ऐसा राइटर का कहना। इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए जो पॉलिसी आई है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, इसके 5 पिलर अप्रोच बनाए गए हैं। इसको हम फुटबॉल के परिप्रेक्ष्य में कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। पहले नंबर की बात यह है स्पोर्ट्स एज एक्सीलेंस, मतलब स्पोर्ट्स में एक्सीलेंसी हासिल करना। नेशनल टीम की जो स्टैंडिंग है उसके इम्पोर्टेंस को समझना, ग्लोबल लेवल पर आप कहाँ पर खड़े हैं, साथ ही साथ वर्क नीडेड ऑन दैट फ्रंट, और इसके लिए हम और क्या चीज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर में आ जाता है स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है खेल खाली शारीरिक हेल्थ को बनाए नहीं रख रहा है, साथ ही साथ समाज को ऊपर लेकर के जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जो खिलाड़ी लोग रहते हैं आईपीएल में कितने महंगे महंगे बिकते हैं, इससे सोशल डेवलपमेंट होता है। तीसरे नंबर का जो पिलर रहा है वो है स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी हमने सोशल डेवलपमेंट देखा था, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। जिस जगह में स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाता है, इसी के साथ ही साथ में उससे जुड़े जो छोटे मोटे उद्योग रहते हैं वो भी फलने फूलने लग जाते हैं। जैसे कि क्रिकेट है, बैट इंडस्ट्री, बॉल इंडस्ट्री, ड्रेस इंडस्ट्री, ये सारे उससे जो सहायक इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं वो भी डेवलप होना चालू कर देती हैं। इसके बाद चौथे नंबर में आ जाता है स्पोर्ट्स एज ए पीपुल्स मूवमेंट, मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि ये एक प्रकार से आंदोलन का रूप ले ले, इसमें सब लोग शामिल हों, छोटे से छोटा बच्चा से लेकर के 60 साल 70 साल तक के वृद्ध लोग भी इसमें पार्टिसिपेशन दे सकें। इसके बाद 5वें नंबर का जो पिलर होता है वो है स्पोर्ट्स इन एजुकेशन, मतलब गांव देहात के स्कूल में पढ़ाई के साथ ही साथ बच्चों को खेलों में हम कैसे करके आगे ले करके जा सकते हैं। इसमें स्कूलों में फुटबॉल को कैसे करके हम समाहित कर सकते हैं, इसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। जब हम हमारी नेशनल टीम्स की बात करते हैं तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पर हमने सक्रिय रूप से काम किया है, वो है इंडियाज डिस्पोरा में छिपी प्रतिभा तक पहुँच। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई के चक्कर में बाहर चले जाते हैं,
वहाँ पर पढ़ाई ना करके वो गेम्स ज्वाइन कर लेते हैं। उनके पास में कार्ड है भारत की, ठीक है, कि वो भारत के भी हैं और उस देश में भी रह सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। भले ही उनके पास में इंडिया का पासपोर्ट नहीं है, लेकिन वो OCI कार्ड धारक हैं। ऐसे लोगों की पहचान हमें करना जरूरी है। ये एक सकारात्मक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है। साथ ही साथ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड फीफा और गवर्नमेंट के साथ मिलकर के नेशनल टीम को बिल्ड करना, मजबूत करना, इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास हो सकता है। पिछले कुछ सालों में ये डिमांड बहुत तेज़ी के साथ में उठी है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर खिलाड़ियों को हमारी नेशनल टीम में शामिल किया जाए। हम देखे हैं कि बहुत सारे देश जैसे कि बांग्लादेश, हांगकांग, मलेशिया, मिडल ईस्टर्न नेशन, सिंगापुर, श्रीलंका, वियतनाम, यूरोप के कई सारी कंट्रीज़ न्यूट्रलाइज प्लेयर्स को, मतलब जिनके पास में डुअल सिटीजनशिप है, वहाँ की भी और यहाँ की भी, अपने देश की टीम से उनको खिलाते हैं। तो इससे उनकी देश की जो टीम है मजबूत हो जाती है। भारतीय संदर्भ में कुछ क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है यहाँ पर। फीफा स्टेटस के अनुसार जिस देश का कोई खिलाड़ी चाहता है कि भाई वो भारत के साथ खेलना चाहे, यदि उसके पास में उस देश का पासपोर्ट है और उसे मैच डे पर प्रस्तुत लगता है कि मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा, तो वो खेल सकता है। हालांकि OCI कार्ड व्यक्ति को कुछ सोशल और इकोनॉमिक राइट्स मिल जाते हैं, लेकिन इंडियन पासपोर्ट के बराबर आज़ादी उनको नहीं मिल पाती है। चूँकि भारत के कानून डुअल सिटीजनशिप की को अलाउ नहीं करता है, इसलिए भारत पर निर्भर करता है कि वो डिस्पोरा टैलेंट तक पहुंचने के लिए और फीफा रेगुलेशन और इंडियन सिटीजनशिप कानून के अनुसार इन प्लेयर्स को कैसे करके वो हैंडल करेगा, कैसी पॉलिसी बनाएगा। इस नीति की दिशा एक रे ऑफ होप दे रही है, ताकि इस प्रकार का जो टैलेंट है हमारे देश से बाहर ना चले जाए, हमारे हाथ से बाहर ना चला जाए। ग्रास रूट लेवल पर AIFF के पास 8 साल की उम्र से लेकर के सीनियर लेवल तक, ठीक है, वो सोचता है कि हम 0 से लेकर के लास्ट तक बच्चों को कैसे करके डेवलप कर सकते हैं। सबसे कम उम्र की श्रेणी होती है 8 से 10 साल की। कैसे करके बच्चा इसमें एंटर करेगा फुटबॉल खेलने के लिए। जब वे 12 से 13 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें कंपटीशन से परिचित कराया जाता है। कंपटीशन क्या होता है, इसके बाद अंडर 17 और अंडर 18 लेवल पर उनको हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर अंडर 18 से अंडर 20 तक, जहां यूथ से प्रोफेशनल लेवल में उनका स्थानांतरण हो जाता। तो आप देख सकते हैं 0 से कैसे करके उनको हीरो बनाया जा रहा है। इस प्रकार की प्रक्रिया स्कूल की फैसिलिटीज़ की, स्कूल में जो फैसिलिटी जब तक आप दोगे नहीं वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। हम एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के अलाइनमेंट को संभव बनाया है। इसके अंतर्गत एक प्रोग्राम की हम चर्चा करते हैं जो है फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल, F4S शॉर्टकट में बोलते हैं। ये प्रोग्राम इस चेन को लॉजिस्टिकली फिजिबल बना रहा है। 1,53,000 से ज़्यादा स्कूल में फुटबॉल बांटी गई है। 9,26,000 से ज़्यादा फुटबॉल वितरित करी जा रही है। इस प्रकार U8 लेवल पर फुटबॉल को सुलभ बनाया जा रहा है, मतलब अंडर 8 तक फुटबॉल हर स्कूल में अवेलेबल हो। इस प्रकार से राइटर का कहना है कि भारत की नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ पूरी तरह से अलाइन हो गई, जो इंडियन स्पोर्ट्स में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी का नया युग लाने की तैयारी करेगी। एक बात और ये है, फुटबॉल एक बार दे दी जाती है, उसके बाद फुटबॉल हो गई पंचर, तो प्रिंसिपल के ऑफिस में चुपचाप रखी रहेगी। दूसरी बात यह है, स्कूल के आसपास कितनी जगह है बच्चों को खेलने के लिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि सुविधाएं दे दी जाती हैं, स्कीम चालू कर दी जाती हैं, लेकिन सरकार कभी भी उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई है। फुटबॉल एक बार आपने दे दिए और भूल गए, बोल रहे हैं कि नहीं इंडिया ओलंपिक जीतेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल में ग्राउंड की कमी है,
मैं खुद अपने गांव की बात करता हूं तो हमारे गांव में पहले बहुत खाली जगह हुआ करती थी। आज के टाइम में बिल्कुल जगह हो गई है जीरो, खेलने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। कैसे करके आप स्पोर्ट्स को आगे लेकर के जाएंगे? नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये ब्रिक्स 2025 समिट से रिलेटेड है। इसमें कौन कौन से कुछ की फाइंडिंग्स निकल कर के सामने आए हैं उसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। कौन सी बातें भारत की तरफ से रखी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज की दुनिया में ज़्यादातर लोगों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में ठीक तरह से नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कंट्रीज़ ब्रिक्स जैसे समूह में शामिल होना चाहते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड बैंक। ये बात उन्होंने ब्रिक्स के मंच पर कही थी, जहां पर भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका जैसे उभरते देश शामिल हैं। ब्रिक्स नेताओं के द्वारा अपनाई गई डिक्लेरेशन में भारत की मुख्य चिंताओं को दर्शाया जाता है। जैसे भारत ने बहुत सारी चीज़ों को उठाया था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स को लेकर के। इसमें दो जो मुख्य मुद्दे रहे हैं, इसके ऊपर सब लोगों की सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मुद्दा उठाया है कि अमीर और ताकतवर देश ज़्यादातर गरीबों के साथ डुअल स्टैंडर्ड अपनाते हैं। कुल मिलाकर के उन्होंने ग्लोबल साउथ एंड गरीब देशों को ऊपर उठाने की बात करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि ज़्यादातर मतलब दुनिया की 2/3 आबादी अभी भी ऐसी संस्थाओं के बाहर है। बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं उनमें उनकी लीडरशिप नहीं है, जो 20वीं सदी में बनी थी और आज के युग के लिए कोई काम की नहीं रह गई हैं। बात ये नहीं है कि हमको भी लीडरशिप मिले, हम भी वहाँ पर मेंबर कंट्रीज़ बने, बल्कि बात ये है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है वो क्रेडिबल होना चाहिए। वर्ल्ड वार को ख़त्म करने के लिए यूनाइटेड नेशंस बनाया आपने, लेकिन वो कोई काम का नहीं रह गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ब्रिक्स का हम कहना चाहिए विस्तार करें, इसमें और भी ज़्यादा मेंबर कंट्रीज़ को जोड़ें। इसके ऊपर हमेशा से ही फोकस रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था उसकी यहाँ पर कड़ी आलोचना कही जाती है। साथ ही दुनिया में एक ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव एंड बैलेंस्ड सिस्टम बनाने की बात करी जाती है। ब्रिक्स कंट्रीज़ ने आतंकवाद के हर रूप की निंदा करी है, खास करके वो जो एक देश की सीमा के पार से आता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संधि भी लाने की यहाँ पर घोषणा करी जाती है, कंप्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। ये ट्रिटी जल्दी ही आ सकती है। ब्रिक्स नेताओं ने अमेरिका इजराइल के द्वारा ईरान पर किए गए सैनिक हमले को अंतर्राष्ट्रीय लॉ और यूएन चार्टर का उल्लंघन बताया और ईरान के परमाणु ठिकानों पर जानबूझकर हमले किए जाने का इन्होंने घोर विरोध किया, गंभीर चिंता व्यक्त करी थी। इस घोषणा में रूस और चीन ने यूएनएससी में भारत और ब्राज़ील की बड़ी भूमिका की आकांक्षा को समर्थन दिया कि यूएनएससी में भारत अच्छी खासी भूमिका अदा करे। इसके अलावा ब्रिक्स समिट में न्यू ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज़ जैसे कि बेलारूस, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, वियतनाम आदि का स्वागत किया जाता है एंड गरीब देशों के बीच में डायलॉग एंड कंसल्टेशन को बढ़ावा देने की बातचीत करी जाती है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये जो समिट रहा है इसके जो मुख्य पॉइंट यही रहे हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन अभी कोई काम के नहीं रह गए, इनमें प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। ब्रिक्स में और भी ज़्यादा मेंबर कंट्रीज़ को हम कैसे करके जोड़ सकते हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड से रिलेटेड आई है। इस बोर्ड ने ग्रांट किया है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड को एक लाइसेंस कि आप ऑपरेट कर सकते हैं 2 इंडिजीनियसली डेवलप्ड 700 मेगावाट
प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स को। ये चीज़ कहाँ पर होगी? ये होगी काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में। AERB ने कंक्लूड किया है डिज़ाइन को एंड कमीशन किया है सेफ्टी रिव्यूज़ को एंड इशू किया है एक लाइसेंस ताकि ऑपरेशन चालू हो सके यूनिट 3 एंड यूनिट 4 ऑफ KAPS काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात का। ये चीज़ पता चली है रेगुलेटर के एक स्टेटमेंट के माध्यम से। लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है 5 साल के लिए, ठीक है। तो हैंडओवर कर दिया गया है NPCIL को 3 जुलाई को एक स्टेटमेंट के माध्यम से। ये जो प्लांट है KAPS 3 रिएक्टर हैड रिसीव्ड परमिशन टू ऑपरेट एट फुल पावर, पूरी कैपेसिटी के साथ में ये अब ऑपरेट होगा कहना चाहिए 2023 से ही। जबकि जो KPS 4 यूनिट है इसको अगस्त 2024 में परमिशन मिला था एज पार्ट ऑफ फेज C कमीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। फेज C कमीशनिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत KPS 4 यूनिट को बोला कि आप जो है अब ऑपरेट कर सकते हैं। बात करते हैं इसके रिव्यू की। हालांकि 700 मेगावाट की जब हम बात करते हैं रिएक्टर की तो ये अपने आप में पहला प्रकार माना जाता है, पहले किस्म का रिएक्टर माना जाता है। एंड जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है इसमें मल्टी टायर्ड सेफ्टी रिव्यू किए गए ताकि कोई दुर्घटना घटित ना हो। असेसमेंट किया गया था रिएक्टर के डिज़ाइन का। इसमें कवर किया जाता है इंटायर लाइफ साइकिल इन मल्टीपल स्टेज, सिटिंग से लेकर के कंस्ट्रक्शन से लेकर के कमीशनिंग तक फुल पावर। AERB के अलावा यदि हम बात करें तो बहुत सारे जो रिएक्टर सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया था ताकि इसके डिज़ाइन को रिव्यू किया जा सके, कमीशनिंग का जो रिजल्ट है वो बेटर हो सके। लगभग इन्होंने 15 साल इसके ऊपर खर्चा किए हैं। लाइसेंस जो इशू किया जा रहा है इज़ ए सॉर्ड इन द आर्म फॉर NPCIL which is prohibiting effort to build 10 PHWRs of 700 megawatt each in fleet mode।